अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। नून लीग के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस लौटे। उस वक्त से पाकिस्तान के सियासी, कानूनी और सहाफ़ती हलकों की नज़रें नवाज शरीफ के बयानिए पर लगी हुई हैं कि वो 2017 के बाद से अपनाया गया मज़ाहमती बयानिया अपनाएंगे या फिर अपने भाई शहबाज शरीफ के मुफाहमती रास्ते को इख्तियार करेंगे। नवाज शरीफ ने वतन वापसी के फौरी बाद मीनार पाकिस्तान जलसे में माजी की कोई बड़ी तल्ख बात नहीं की, बल्कि माशी मसाइल के हल को ही अपना बुनियादी एजेंडा करार दिया। मगर नवाज शरीफ की सियासत को समझने वाले जानते हैं कि नवाज शरीफ अपने मौक़िफ़ को लेकर अगर एक कदम पीछे हटते हैं तो फिर 2 कदम आगे भी जाते हैं। नवाज शरीफ का सियासी प्रोफाइल पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है। जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान के वाहिद ऐसे वज़ीर आज़म रहे जिन्होंने 5 मरतबा इस मुल्क के आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे पाकिस्तान के ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म ने 1972 में जनरल टिका खान और 1976 में जनरल ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ तैनात किया, जबकि नवाज शरीफ ने 1991 में जनरल आसिफ नवाज, 93 में जनरल वहीद काकड़ की आर्मी चीफ की तैनाती में किरदार अदा किया। उस वक्त के सदर गुलाम इसाक़ खान 58(2)B के तहत बाइख्तियार सदर थे, इसलिए नवाज शरीफ को चाहते ना चाहते हुए भी उनकी मंशा का ख्याल रखना पड़ा। ताहम 1998 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ, 2013 जनरल राहील शरीफ और 2016 में जनरल कमर जावेद बाजवा की तैनाती में नवाज शरीफ का किरदार ही कलीदी रहा। नवाज शरीफ की इनमें से किसी भी आर्मी चीफ के साथ नहीं निभ सकी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ के दौर में जनरल अशफाक परवेज़ कियानी और इमरान खान दौर में जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ रहे। इन वज़ीर आज़म के भी आर्मी चीफ्स के साथ मसाइल रहे, मगर जनरल कियानी परवेज़ मुशर्रफ की चॉइस थे, जबकि कमर जावेद बाजवा को नवाज शरीफ ने तैनात किया था। यहाँ ये बात भी अहम है कि नवाज शरीफ की तरफ से तैनात किया गया कोई भी आर्मी चीफ सीनियर मोस्ट नहीं था। ताहम नवंबर 2022 में सीनियर मोस्ट जनरल को ही आर्मी चीफ के तौर पर तैनात किया गया। ये सारा मारूज बहुत से अहम सवालात को जन्म दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में 2018 के बाद हाइब्रिड निज़ाम की जड़ें बड़ी मजबूत हो चुकी हैं। इमरान खान के साथ साथ नवाज शरीफ के अपने भाई शहबाज शरीफ के दौर में भी इस हाइब्रिड निज़ाम को कानूनी तौर पर मजबूत बनाया गया है। इसी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं नुसरत जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए वक्त निकाला है, शहजाद चौधरी साहब, ज़ैगम खान साहब और इफ्तिखार अहमद साहब। आप चारों मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए। नवाज शरीफ का माजी डिक्टेशन नहीं लूंगा, एक आर्मी चीफ से इस्तीफ़ा, एक को बरतरफ करने की कोशिश, आर्टिकल 6 की कार्रवाई, एक्सटेंशन ना देना, क्या मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के तौर पर कबूल करेगा? नुसरत जावेद साहब, एक पूरा माजी और एक सूरत हाल हमने सामने रखी है। सिस्टम कबूल करेगा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को, इस माजी के साथ सपोर्ट करेगा उनको बतौर वज़ीर आज़म? आशा बीबी, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में ख़ुसूसी शिरकत के लिए बुलाया है। मैं सिर्फ आपसे थोड़ी सी इजाज़त ये चाहूँगा कि वो जो आपने तारीख़ का जिक्र किया था, तो आसिफ नवाज जंजुआ साहब की तैनाती जो है वो ग़ुलाम इसाक़ खान के हाथों जो है वो नवाज शरीफ साहब ने बहुत ज़िद से की थी जी। और उस सिलसिले में याद रहे कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहला वाक़या हुआ था कि 11 जून को 3 महीने पहले उनकी तैनाती का, वैसे 17 अगस्त को जो है वो मियाद पूरी होना थी, तो उनकी तैनाती का उन्हें सक्सेसर नॉमिनेट कर दिया गया था। सो ही इन अ वे फोर्स द हैंड ऑफ गुलाम इसाक़ खान। उनकी चॉइस कुछ और थे, उनका ताल्लुक वाकंड से था। मैं सिर्फ ये आपको इस्लामाबाद में अपनी बड़ी उम्र का फ़ायदा उठाते बहुत बेहतर सर, आपने तस्दीक कर दी, दुरुस्त। अच्छा, अब जो दूसरी बात है उसमें अर्ज़ ये है कि आप एक थोड़ी सी ज़्यादती कर रही हैं कि आप यानी प्रेमिसेस अपने सवाल का ये बना रही हैं कि क्या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस हाइब्रिड निज़ाम के साथ गुजारा कर पाएंगे या नहीं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मैं भी उन्हें 2024 के इंतखाबात के नतीजे में वज़ीर आज़म होता हुआ नहीं देख रहा। मेरी आंखों में वैसे आजकल मोतिया भी उतर रहा है, 1 बजे वो भी हो सकती है, शायद अकल पे भी उसका असर है। मैं उन्हें वज़ीर आज़म मौजूदा हालात में होते हुए नहीं देख रहा।
नुसरत जावेद साहब, आपको ऐसे क्या हालात नजर आ रहे हैं? मैं आपकी मौजूदगी का फायदा भी उठाऊं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि अक्सरियत दें, बल्कि यहाँ तक के 2/3 मांग रहे हैं कि मतलब हम वहां तक तो खड़े हैं, अगर वहां तक ले जाएं तो हम सब संभाल लेंगे। वो किस दम पर फिर ये सब कह रहे हैं? पता नहीं जी, मैं तो अभी तक जितना भी तारीख का मुतालिया किया है, और आपके यहाँ पैनल में माशाल्लाह मुझसे कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे और तजुर्बाकार लोग मौजूद हैं, जिनमें से बहुत मेरे बहुत अजीज़ दोस्त भी हैं। मैंने तो आज तक जितनी भी सियासत पढ़ी है या देखी है आंखों से, तो भी मेरी तमाम तर तजुर्बे के मुताबिक इलेक्शन जो है वो बुनियादी तौर पर सरप्राइज़ देता है, आपको बहुत सारी हैरतों में मुब्तला करता है। इस वक्त कुछ इस तरह का पता चलता है कि कोई कुव्वत है वो अपने हाथ में सामरी जादूगर की तरह कौमी असम्बली की सारी नशिस्तें लिए बैठी है, और अगर 8 फरवरी को 2024 को इंतखाब होने हैं तो ये मेरे और आप जैसे ज़मीन पर रींगने वाले जानवरों ने नहीं, बल्कि उन लोगों ने फैसला करना है कि चीचो चीच गंडेरियाँ, 2 तेरियाँ तो मेरियाँ, इतनी सीटें किसको देनी हैं, इतनी सीटें किसको देनी हैं। मुझे तो समझ नहीं आती, अगर यही होना है तो ये रस्म इंतखाब क्यों है। तो बहरहाल ये मेरे यानी खोपड़ी में ये बात भी नहीं आ रही, खोपड़ी का भी शायद मोतिया होगा जैसे। सर एक छोटी सी बात और फरमाइएगा कि वो तो सियासत कुर्बान की उनके भाई ने रियासत के लिए, यानी सिस्टम को सपोर्ट किया, तो फिर नवाज शरीफ साहब करने क्या है अगर उनकी स्पेस नहीं है? मैं तो जी बीबी उनके आने से पहले जहाँ भी मौका मिलता था फरियाद करता रहा, चूँकि मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, यानी पुराने लाहौर शहर का हूँ, तो हमारी माएँ तो हमें रात को सुनाने के लिए आम तौर पर कहानियाँ सुनाया करती थी। तो एक कहानी होती थी, तोतिया मन मोतिया उस गली न जा। इनका चेहरा दिखाने के लिए बुलाया गया है शहबाज साहब ने, ताकि ये वोट मांगें, क्योंकि उनके अपने पल्ले, जैसे आपने खुद कहा, सियासत तबाह करने के बाद वोट मांगने को कुछ नहीं रहा था। तो आप भाई साहब को दिखाकर वोट मांग रहे हैं मेरी दानिश में, और शायद उसमें किसी हद तक कामयाब भी हो जाए, अगर उनके साथ गैबी मदद भी शामिल हार रही आज के दिनों के मुताबिक। ठीक है जी। शहजाद चौधरी साहब, ये तो सवाल से हटके एक नया एंगल नुसरत जावेद साहब ने हमारे सामने रखा, आप कमेंट करना चाहें कि सिर्फ चेहरा नुमाई के लिए आए हैं, रूनुमाई के लिए कि वोट मिल जाए, मगर साथ ये फरमाइएगा जो मैंने माजी रखा, अगर नून लीग आती है तो नवाज शरीफ साहिब को ही मुस्लिम लीग नून अपना वजीर आजम कहती है, और जलसों में यही नारे इस वक्त लग रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम के लिए नवाज शरीफ के साथ काम करना कैसे मुमकिन होगा, या नवाज शरीफ चल पाएंगे उनके साथ? अच्छा, एक तो नुसरत जावेद साहब ने जो कहा शायद उनको इस चीज़ का नाएहसास हो, लेकिन मैं उनकी हर बात को बहुत सीरियसली बहुत अरसे से लेता हूँ, और वो बहुत गहरी बात करते हैं, और जो बात करते हैं मेरे ख्याल में उस पर गौर करने की ज़रूरत होती है। तो जो उन्होंने कहा वो पहले भी कहते रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि शायद चंद लोग इस हमारे यहाँ तज्जिया करने वाले या जो इन चीज़ों में अपना सर लगाते हैं वो शायद बड़ी हद तक उनसे एग्री भी करें, उसकी वजूहात है। लेकिन बहरहाल आपके सवाल की तरफ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सवाल भी आपका आपने कुछ चंद मफरूज़ों के ऊपर उसको बेस किया है। मफरूज़े मैं कहूँगा इसलिए क्योंकि वो हर चीज़ का सिर्फ आधा सच होता है, और चूंकि मेरे पास यहाँ पर हमारा टाइम नहीं है कि उन 4 मफरूज़ों का मैं दूसरा हिस्सा, कम से कम दूसरी तरफ का सच आपके सामने बताऊं या पेश करूं, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। हम ये इस मफरूज़े पे कि जो कुछ आपने कहा, जो प्रेमाइस बनाया वो बिल्कुल दुरुस्त है, और इस वजह से नवाज शरीफ साहब जो है उनके लिए मुश्किलात बढ़ती रहती हैं, तो क्या वो काबिल कबूल होंगे या नहीं होंगे। पहली बात तो यह है कि अपने आदमी की तलाश ने नवाज शरीफ साहब को हमेशा मरवाया, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कम से कम पहला सबक ये सीखना चाहिए कि अपने आदमी की तलाश बंद कर दें, नंबर 1, अगर सीखना है, अगर कुछ सीखना है, पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल सही बात है कि माजी को इतना ताबनाक नहीं है, लेकिन आने वाला जो वक्त है, मैं ये भी कहता हूं कि वो चलते ही ना लंदन से कभी कदम बाहर ना उठाते अगर उनको ये शक होता किसी चीज़ का कि पता नहीं उनकी कबूलियत होगी या नहीं। सवाल मेरी नज़र के अंदर आज कबूलियत का नहीं, मकबूलियत का है। ये जो बीच वाला 4-5 साल गुजरे हैं, जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब की इनेप्ट परफॉर्मेंस, जैसे कहते हैं कमज़ोर परफॉर्मेंस जो है, उसको भी अगर शामिल कर लिया जाए तो मिला के जो 5-5.5 साल का अरसा है बहुत मुश्किल है PMLN के लिए। और जो ज़मीनी हकायक हैं इस हद तक तब्दील हो गए, चाहे उसमें मीडिया का रोल था, चाहे किसी शख्स की मकबूलियत का रोल था, चाहे किसी और कोई लहर थी, जो भी था, या उसके बाद होने वाले मामलात का जो रिएक्शन था वो इस किस्म का था कि वो जो मकबूलियत है उसको ज़ायल या उसको मांद नहीं किया जा रहा।
किया कि नहीं कर पा रहे। और ये मकबूलियत का अब इम्तिहान शुरू है नवाज शरीफ साहब के। आप आ तो गए, हमने आपको कबूल भी कर लिया, अब थोड़ी सी मकबूलियत भी दिखाइए। अगर आप 5 पे खड़े हैं या 5 या 6 पे हैं, अब तो आगे गलियों में कोई नहीं है, आप 5 और 6 से कम 9 पे पहुंचिए, 2 और डाल के खींच के मैं 11 पे ले जाऊंगा आपको। तो ये जो सफर है, जो इस वक्त जहां पे नवाज शरीफ साहब आपको उलझे हुए नजर आते हैं, वो 5 और 6 से 9 तक का सफर है। और मैं ये समझूं अगर कि, और मैं ये कहूं कि अगर 11 की वो हिस्सा है जहां पर जाकर सारी मुरादें बर आती हैं, तो इसलिए ये मुश्किलात हैं कि वो अपने आप को साफ। अब आपने मईशत, उन्होंने यहाँ रह के मईशत देखी, उन्होंने मामला देखे, उन्होंने माहौल देखा, उन्होंने ज़मीनी हकायक देखे, उन्होंने वोटर्स का गुस्सा देखा, उन्होंने वोटर्स का सेंटिमेंट देखा। उन्होंने कहा कि इन मामलात के अंदर कोई शख्स जो हुकूमत ले ले, मेरे ख्याल में उसके लिए शायद शहबाज शरीफ साहब से भी ज़्यादा मुश्किल वक्त आने वाला है। तो ये चीज़ें हैं, अब आपको पुराने बयानिए पे चलते नजर आते हैं, इसलिए कि कोई तो मकबूलियत की वजह बने, किसी तरह तो हम चलें। तो मेरा ख्याल है सवाल कबूलियत का नहीं है, मकबूलियत का है। और जिस तरीके से, और मकबूलियत अगर नहीं साबित होती तो फिर इलेक्शन जो रिजल्ट थ्रो अप करेंगे, उसके बाद फिर बहुत सारी परम्यूटेशंस हैं, हिसाब किताब जोड़ तो कुछ भी हो सकता है। और ये श्योरिटी और ये अश्योरेंस इस वक्त नवाज शरीफ साहब को नहीं है कि मैं आ तो गया हूँ, क्या 8 फरवरी के दिन मैं वज़ीर आज़म भी हूँगा कि नहीं हूँगा। मैं आ तो गया हूँ आगे क्या इफ्तिखार साहब। तो 2 तरह के सिनेरियो सामने आ गए। हम तो जो नून लीग नारे लगा रही है, जो बयानियां दे रही है, वो बात कर रहे थे कल क्या होगा, लेकिन ये तो कल से पहले आज में ही एक तजाद है। जैसे एक नुस्रत जावेद साहब ने बात की, तोतिया मन मोतिया उस गली ना जा, और फिर शहजाद साहब कह रहे हैं कि कबूलियत थी तो आ तो गए हैं मगर मकबूलियत नहीं है। आप किस तरीके से देख रहे हैं, इलेक्शन से पहले ही मामला खराब हैं क्या? मैं पूछना ये चाहता हूँ आप लोगों से कि जिसकी मकबूलियत है तो फिर उसको क्यों नहीं आप आने देते? तो आप इस मसले में अपने आप को क्यों फंसा रहे हैं, मुल्क को क्यों फंसा रहे हैं? और बाकी जो आपने बातें की फ़ौज के हवाले से, तो फ़ौज का जो हाइब्रिड निज़ाम है, क्या आपको ज़िया-उल-हक का निज़ाम हाइब्रिड निज़ाम नज़र नहीं आता जिसमें 85 के गैर जमाती इंतखाबात हुए? और एक ऐसी डिक्टेटरशिप थी। नहीं, आप प्लीज़ देखें ना, ऐसे ना करें। आप आपने जो कहना है आपने उसने कह दिया। लेट मी एक्सप्लेन माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन योर क्वेश्चंस। मैं हैरान हूँ कि आपको वो नज़र नहीं आता। आपको एक ही ख़ास वक्त की रियासत में जो तब्दीली है उसको आप बहुत कहते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्यों फांसी लगाया गया? वो तो ऐसा नहीं करता था। मतलब ये कोई मजाक है कि आप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को उठा के बाहर फेंक दें, फिर आप हम जैसे लोग बैठ के उन पर तनकीद करें, और उन लोगों पर तनकीद न करें जो आइन से बालातर फैसले करते हैं और अपनी ताकत का मुजाहरा ऐसे करते हैं जो आपको नज़र नहीं आ सकता, क्योंकि चंद लोग ही गेट जो है फलांगरे होते हैं, आपको वो नज़र नहीं आता। ये अफसोस की बात है। आप मुझे बताएं कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के पास नवाज शरीफ के अलावा चॉइस क्या है? अगर कोई चॉइस है तो उस चॉइस को आगे लेके आएँ। और आप जिस तरह के खदशात का इजहार कर रहे हैं, मकबूलियत नहीं वो साबित कर सकते और वो 5, 6 से 11 तक नहीं पहुंच सकते। तो अगर ये बात आज हमारे इल्म में आ गई है कि वो 6 से 11 तक की नशिस्तें हासिल करने की खेल में कामयाब नहीं हो सकते, तो फिर क्यों ना किसी और को मौका दिया जाए? सर, तो आप ये कह रहे हैं चॉइस नहीं, मतलब मजबूरी है? मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको सवाल पूछ रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि मजबूरी, मैं लफ्ज़ मजबूरी इस्तेमाल नहीं कर रहा। चॉइस कह रहे हैं ना, चॉइस मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। ये आपका ये लफ्ज़ मजबूरी आपका है, मेरा नहीं है। चॉइस का क्या मतलब? नहीं, मैं चॉइस में है कि वो ए और बी के अंदर उनके पास कोई है ही नहीं, ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शन और कोई नहीं है। मजबूरी और चीज़ है, ऑप्शन कोई और चीज़ है। दुरुस्त हो गया। ऑप्शंस नहीं है। अगर ऑप्शन हैं और जिस तरह दोस्त कह रहे हैं कि उसकी मकबूलियत भी नहीं है, तो बजाय हमें एक और गहराई में फेंकने के आप मकबूलियत वाला कोई आदमी इलेक्शन से पहले 8 से पहले ले आएँ और उसको आगे लगा दें। मुझे समझ नहीं आ रही हम किस चक्कर में फंस गए हैं। एक जो खेल किया गया 2011 से लेके 2018 तक, अपने एक ख़ास आदमी को ला के चोरों, चक्कों, फ्रॉडियों, बेईमानियों, लुटेरों से जान छुड़ाने का, उसका नतीजा तो हम भुगत रहे हैं आज। उस ज़माने में कोई और पैदा कर लेते, उस वक़्त इमरान खान का मुतबादल पैदा कर लेते, तो नवाज़ को
लंदन से बुलाने की या आने की कोई ज़रूरत ना होती, तो वो पाकिस्तान में हो सकता था ना। उस वक्त नवाज़ की अहमियत भी कोई नहीं थी, शहबाज नाकाम हो गया था, और वो जो इमरान खान था वो बड़ा पॉपुलर था, तो उसी के साथ कोई तय कर लेते। सवाल ये पैदा होता है कि तय करने वाले क्यों कर ये तय करते हैं, इसका जवाब हमें चाहिए, और क्यों कर लोग उनकी ज़रूरत बन जाते हैं, और वो ज़रूरत पर हम तब से बैठ के यहाँ पे करते हैं। तो आज पाकिस्तान की ज़रूरत सिर्फ एक है कि यहाँ पे पहली बात इंतखाब हों, दूसरी बात एक ऐसी हुकूमत वजूद में आए जिसमें सब लोग तकरीबन शामिल हों, ताकि हम आगे बढ़ के जो असल अजाब हम फेस कर रहे हैं मैशियत का, उस पर हम काबू पा सकते। दुरुस्त है। ज़ैगम साहब, आपकी जानिब आऊंगी। नवाज शरीफ फिर से 2017 के किरदारों के एहतसाब की बात कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ माजी की भी बात सारी कर ली। जनरल मुशर्रफ के ट्रायल की मिसाल हमारे सामने है। क्या नवाज शरीफ मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को आजमाइश में डाल रहे हैं? यही बात सामने रख ली जाए जो इफ्तिखार साहब ने ख़त्म की, जहाँ कि उनके अलावा कोई चॉइस है नहीं अब सिस्टम के पास। देखिए, ये सिस्टम कह लें, हाइब्रिड सिस्टम कह लें, इस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं, इनको सफ़ेद घोड़े पर बिठाकर लंदन से लाया गया है ना, तो इस बारात को खाली हाथ तो वापस नहीं भेजा जाएगा। नुसरत जावेद साहब ने बहुत एक अच्छी डायमेंशन ऐड की। मैं भी ये समझता हूँ कि देखिए, नवाज शरीफ साहब की वज़ीर आज़म बनने में कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। पिछली बार भी ही वॉज अ रिलक्टेंट प्राइम मिनिस्टर, उनको अपने काम में कोई बहुत दिलचस्पी नहीं थी। एक तरफ इसाक डार मामला चला रहे थे, दूसरी तरफ चौधरी निसार चला रहे थे। वो ख़ुद तो वज़ारत उज़्मा में दिलचस्पी नहीं लेते थे। अब अगर वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो उसकी दो वजूहात हैं। एक बात तो ये है कि वो अपने आप को रिडीम करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि उनकी बहुत बेइज्जती की गई है, उनको बेइज्जत करके निकाला गया है, उन पर गलत इल्ज़ामात लगाए गए, गलत सज़ा दी गई, और वो समझते हैं कि अगर वो कुछ देर के लिए भी वज़ीर आज़म बनेंगे तो इनसे उनकी जो साख है, जो इज़्ज़त है, जो तारीख़ में उनका मकाम है, वो उनको वापस मिल जाएगा। ये उनकी दिलचस्पी है। और दूसरी जो उनकी दिलचस्पी है, जो इस वक्त बहुत ही अहम है और किसी भी डायनेस्टी के लिए बहुत अहम होता है, मौरूसी निज़ाम के लिए बहुत अहम होता है, इस वक्त वो उम्र के उस मकाम पर हैं, उनका ख़ानदान उस मकाम पर है कि उन्हें अपना मर्तबा, अपनी पोजीशन अगली नस्ल को ट्रांसफ़र करनी है। क्योंकि कोई डेमोक्रेटिक पार्टी तो उनकी है नहीं, डायनेस्टिक मौरूसी पार्टी है, और विरासत को मुंतकिल करने का अमल एक बहुत रिस्की, ख़तरनाक अमल होता है, ख़ास तौर पर जब एक से ज़्यादा उम्मीदवार मौजूद हों। अब जहाँ तक उनके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ का सवाल है, तो मेरे तो सवाल ये कि आखिर नया क्या होने वाला है। नवाज शरीफ साहब की आमद से मुस्लिम लीग नवाज या ख़ुद नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट का जो ताल्लुक़ है, उसमें क्या नई चीज़ होने वाली है। अभी 1.5 साल तो वो हुकूमत करके गए हैं ना, जो उनकी पार्टी हुकूमत करके गई है, उनके भाई उन्हीं की कुर्सी पर ही बैठे थे ना, मगर ओनरशिप नहीं लेती नून लीग उस हुकूमत की। ज़ैगम साहब, वो तो इस वक्त लेने को तैयार नहीं है ना जी। कौन सी उनकी टीम में कौन सा ऐसा फर्द है जो उस वक्त नहीं था और अभी वो लाएंगे? एक नाम बता दीजिए कि जब वो वजीर आजम बनेंगे तो फलां बंदा जो है वो वजीर नहीं होगा। कौन सा बंदा है? पूरी की पूरी टीम उनकी मौजूद थी, वहां से बैठ के रिमोट कंट्रोल के जरिए से वो हकामात भी चला रहे थे, भाई को चलने भी नहीं दे रहे थे। तो उनकी हुकूमत 1.5 साल चली और इस वक्त भी जो सिस्टम मौजूद है, जो आर्जी इंतज़ाम मौजूद है, इसमें उनका कितना अमल दखल है, कितने उनके लोग शामिल हैं, उनकी किस तरह से पसंद के मुताबिक अमल किया जा रहा है, किस तरह से ब्यूरोक्रेसी पर उनकी पार्टी का इन्फ्लुएंस है। तो इसमें नई चीज़ तो कोई नहीं है। उनका एक ताल्लुक पेचीदा रहा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। वो आए एक प्रोजेक्ट के तौर पर थे, एक किंग्स पार्टी के तौर पर थे। 1985 से 1990 तक वो इंतहाई शदीद लाडले थे इस्टेब्लिशमेंट के, फिर उनके ताल्लुकात ख़राब रहे। फिर 1997 में भी उनको वो एक लाडले थे, उनको सपोर्ट किया गया। फिर जब उन्होंने अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की और फिर जनरल मुशर्रफ ने जो अपने तौर पर एक जंग छेड़ दी, उसके बाद ताल्लुकात ख़राब हुए तो वो चले गए। और फिर जब वापस आए तो फिर भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। आपने देखा कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ साहब इस वक्त ताल्लुकात की सूरत हाल क्या है? अब फिर वो वापस आए हैं कबूलियत के साथ बकौल शहजाद साहब के। इस वक्त आइडियल ताल्लुकात हैं। अच्छा, वो हाइब्रिड सिस्टम को कानूनी और मुस्तकिल बना चुके हैं
उन्होंने इब्तदा की थी 2019 में जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देके, ना सिर्फ एक्सटेंशन देके बल्कि एक्सटेंशन का कानून बनवाकर, उसके बाद उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट्स में तरमीम की, आर्मी एक्ट में तरमीम की, ब्यूरोक्रेसी को इंटेलिजेंस के सपोर्ट किया, तमाम पसंद की एस्टैब्लिशमेंट की पसंद की नामजदगियां की। 3 वजूहात है, मैं सिर्फ राउंड अप करने दीजिए। 3 वजूहात ऐसी हैं जिसकी वजह से 3 वजूहात ऐसी हैं जिसकी बुनियाद पर वो झगड़ा नहीं करेंगे। नंबर 1, इस वक्त वो खुद प्रोजेक्ट हैं, ये सेटअप उनकी सपोर्ट कर रहा है, तो वो क्यों इससे उलझेंगे? उनका नुकसान ही नुकसान है। नंबर 2, नुसरत जावेद साहब ने बहुत ठीक निशानदेही की और उसके साथ साथ शहजाद चौधरी साहब ने भी निशानदेही की कि वो इस वक्त पॉपुलर नहीं है। आपको बहुत पॉपुलर होना पड़ता है एस्टैब्लिशमेंट से सींग लड़ाने के लिए। तो ये उनका दूसरा मसला होगा। तीसरा मसला मैं खुद अर्ज कर चुका हूं कि उन्हें मौरूसी ट्रांसफर करना है। इस वक्त वो झगड़ा लेंगे तो पूरी विरासत का नुकसान होगा। गुफ्तगू हुई वो यही है कि या तो इसके अलावा कोई चॉइस नहीं, और अगर दूसरी सूरत में कबूलियत थी तो मकबूलियत कहाँ से लाई जाए। लेकिन इस सबसे अहम बात यह है कि क्या वाकई वो बतौर वजीर आजम पाकिस्तान लैंड हुए, इसका फैसला आवाम ने करना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की रिपोर्ट, पाकिस्तान का करप्ट तरीन जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है। गुफ्तगू रहेगी इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने करप्शन के तासुर के हवाले से अपनी सालाना रिपोर्ट नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे जारी की है। ये सर्वे 2022 के सर्वे पर मबनी है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का महकमा करप्शन में सबसे आगे है पाकिस्तान में, जबकि दूसरे नंबर पर टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट का शोबा है, जबकि तीसरे नंबर पर अदलिया करप्ट तरीन इदारा है। अगर 2021 के मुकाबले में देखा जाए तो तालीम का शोबा चौथे नंबर पर करप्ट इदारा बताया गया है। रिपोर्ट में नैब समेत इंसदादे करप्शन इदारों पर भी अदम एतमाद का इजहार किया गया है। अवाम की अक्सरियत ने बताया कि इंसदादे करप्शन के इदारों का करप्शन की रोकथाम में किरदार गैर मौसर है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस बदस्तूर करप्ट तरीन शोबा है, टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट दूसरा, अदलिया तीसरा करप्ट तरीन इदारा है, जबकि तालीम का शोबा करप्शन में चौथे नंबर पर आ चुका है। सिंध में तालीम करप्ट तरीन शोबा है, पुलिस दूसरे, टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट तीसरे नंबर पर है। पंजाब में पुलिस करप्ट तरीन, टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट दूसरे नंबर पर, जबकि अदलिया तीसरे नंबर पर है। खैबर पख्तूनख्वा में अदलिया सबसे करप्ट तरीन शोबा है, जबकि टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट दूसरे और पुलिस तीसरे नंबर पर करप्ट तरीन इदारा है। बलोचिस्तान में टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट पहले नंबर पर करप्ट तरीन इदारा है, जबकि पुलिस दूसरे और अदलिया तीसरे नंबर पर है। मजमूई तौर पर कौमी सतह पर देखा जाए तो पाकिस्तानियों की 45% तादाद के मुताबिक एंटी करप्शन इदारों का किरदार करप्शन के खात्मे के मामले में मुअस्सर नहीं है। जहां तक करप्शन से निमटने की बात है तो कौमी सतह पर 33% अवाम ये कहते हैं करप्शन पर उम्र कैद की सजा देनी चाहिए। 28% पाकिस्तानी कहते हैं कि तमाम सरकारी मुलाजमीन, सियासतदानों, फौजियों, जजों वगैरह को चाहिए कि वो अपने असासाजात अवाम के सामने रखें, जबकि 25% अवाम कहती है कि करप्शन केसेस की समाअत नैब, FIA और एंटी करप्शन कोर्ट्स में रोजाना की बुनियाद पर होनी चाहिए और उनका फैसला 6 माह में सुना देना चाहिए। कौमी सतह पर 54% अवाम का ख्याल है कि न्यूज़ चैनल्स पर होने वाली सहाफत मुतासिबाना है। इसी पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के सामने सवाल, पुलिस पाकिस्तान का करप्ट तरीन महकमा, फौजी और सिविल अदवार, सियासी जमातों का किरदार, पुलिस में भर्तियों, तरक्की, मेरिट, पोस्टिंग्स में होने वाली करप्शन, क्या करप्ट पुलिस पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात के अपने मफाद में है? नुसरत जावेद साहब, ये मुसलसल जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आता है उसमें हमें यही महकमे ऊपर नीचे आगे पीछे होते रहते हैं। अभी हालिया रिपोर्ट में पुलिस को टॉप पर बताया गया है। क्या करप्ट पुलिस ही सबके हक में है कि इसकी बेहतरी की तरफ बढ़ना इतना ही मुश्किल है? भाई अर्ज ये है कि फिर आप क्यों यानी कोयलों पे धकेल रही हैं मुझे। अर्ज ये है कि ये परसेप्शन का जिक्र कर रहे हैं ना, हकायक का तो नहीं कर रहे ना, परसेप्शन एंड हकायक। और ये जो इदारा है इनके अपने बारे में कुछ हकायक भी तो पता चले ना। इनका दफ्तर बहुत अरसे तक कहाँ था, कौन सी बिल्डिंग में था कराची में हेडक्वार्टर, और इसके जो बहुत लोगों के उंगलियां उठाया करते थे उन साहब के बारे में क्या क्या कहानियाँ रही हैं। हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट डिनाइंग कि ये जो जनरल बात हो रही है जी वो सही हो रही है, लेकिन उसमें मुझे और आपको मेरा ख्याल है कि अगर आप यदि मुझे इजाज़त देती तो मैं तो ज़्यादा ये डिस्कस करता कि इतनी कसीर तादाद अगर ये कह रही है कि टीवी चैनलों पर होने वाली गुफ्तगू मुतअस्सिबाना होती है तो मैं और आप क्या कर रहे हैं फिर, क्यों अपना इसमें वक्त ज़ाया कर रहे हैं। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट
कि पुलिस चूँकि आवाम से इंटरेक्ट करती है, मैं ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं हूँ कि पुलिस इज़ द वन एंड ओनली करप्ट इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान। इजाज़त दें तो मैं ये कहूँगा कि जी आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। लेकिन मसला ये है कि पुलिस का चूँकि आवाम के साथ मुस्तकिल राबिता रहता है, इस वजह से वो ज़रा ज़्यादा जो है अंडर माइक्रोस्कोप होते हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस, फिर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो पुलिस का सारा निज़ाम जो दिया गया था, ये पीपल फ्रेंडली और पीपल सर्विस के लिए तो था ही नहीं। ये तो बरतानिया आया, उसने यहाँ के आवाम पे कंट्रोल करना था जी। उसके बाद उन्होंने जो सिस्टम बनाया वो अभी तक चल रहा है। और वो दरमियान में एक आए थे, वो नकवी साहब, उन्होंने कहा था कि वो करेंगे। और आपको याद होगा कि उस इनकलाबी दौर में भी जनरल मुशर्रफ साहब का कि जिसमें 7 पॉइंट एजेंडा की बात होती थी, सबसे ज़्यादा मुखालिफत उनके सियासी हलीफों ने की थी, वो जो नया पुलिस का निज़ाम लाना चाह रहे थे। तो मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ जी कि मेरा अपना ख्याल है कि पुलिस पे फोकस ज़रा ज़्यादा होता है। दयानतदारी की बात है कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े ताकतवर इदारों में कुछ बड़े बड़े सौदों के सिलसिले में बहुत कुछ होता है, जिसके बारे में मैं और आप जो है वो बात ना ही करें तो बेहतर है। मैंने आपने चूँकि स्पेशली इनवाइट किया था, मैंने बखुद आज पहली मरतबा ये कोट पहनना है। मैं फिर भी आना चाहता हूँ, तो बराए मेहरबानी मुझे महफूज रखें और पुलिस ही को लानत वलामत भेजते हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी है। तो हम खाली आइंदा भी हम जहमत देंगे, आप जरूर हम आपको बुलाएंगे। मैं शहजाद साहब, आवे का आवा ही बिगड़े हुए की जब इसका मतलब है कि मैं फिर मजीद कोट, इसका मतलब है कि मैं कोट खरीद के अपने आप का दिवालिया कर दूं। नहीं भाई, प्रोग्राम चलने के बाद जरा ध्यान से वापसी देखना, अगर पुलिस वाला कोई आए तो बच बचा के निकलना जब प्रोग्राम ऑन एयर हो जाए। शहजाद साहब, पुलिस का निजाम पीपल फ्रेंडली क्यों नहीं हो सका? फोकस वहां रहता है, मगर जब नुसरत साहब कह रहे हैं कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, सर तो कहीं से तो दुरुस्ती होनी है। आजादी को सालों साल हो गए, मगर करप्शन का नासूर कम होने की बजाय फैलता जा रहा है। अच्छा, ये देखिए, नासिर दुरानी साहब पंजाब में लगाए गए खैबर पख्तूनख्वा के तजर्बे के बाद, इसलिए कि उन्होंने जिस तरह भी काम किया खैबर पख्तूनख्वा में, ये हवा ये चली कि बड़ा कमाल का पुलिस के अंदर तब्दीली आ गई है। पुलिस ऑर्डर 2002 जो है उसको बड़ी हद तक लागू कर दिया गया। वो आए, लेकिन 2 हफ्ते के बाद बेचारे उनको हटा दिया गया। और उसकी वजह क्या थी कि जो मकबूल गवर्नमेंट उस वक्त आई थी पावर में पंजाब के अंदर, उसके जो बाकी MPs वगैरह MNs बाकी साहिबान जो पंजाब को बिलोंग करते थे, उन्होंने कहा कि जी आप तो हमारे हाथ से तमाम ताकत छीन रहे हैं। अगर ये निज़ाम शफाफ हो जाता है, अगर पुलिस रिफॉर्म आ जाती है, तो ना मेरा थानेदार, मेरे इलाके का थानेदार मेरे कंट्रोल में, ना वहाँ के मामलात मेरे कंट्रोल में, तो उसके थ्रू ही तो मैंने अपनी सियासत और अपने बाकी मामलात चलाने। नासिर दुरानी को हटा के, तो ये एक ऐसा सबक था जो कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसने अपना क्लेम किया इस नज़रिए की बुनियाद पे कि जी हम ये शफाफियत और पुलिस को तब्दील करके रख देंगे और पंजाब पुलिस का जो इमेज है उसको चेंज कर देंगे, वो ना हो पाया। पुलिस अगर ये सब कुछ ना करती तो मॉडल टाउन होता। पुलिस अगर ऐसी ना होती जैसी कि इनको चाहिए, तो साहिवाल का मसला होता, मोटरवे वाला। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो कि हमारे सामने। और उसके बाद फिर लोगों की गाड़ियों से हेरोइन निकलती है। पुलिस ये ना हो, ऐसी ना हो, तो कैसे ये काम करे? अब खतरा ये पैदा हो गया है, और खास तौर पे जुडिशरी भी साथ शामिल होगी नंबर 3 के ऊपर। बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने नंबर 3 पे रखा, नंबर 2 पे नहीं लेके आए, वरना ये टोटल इंसाफ का और लॉ एंड ऑर्डर का निज़ाम आपके सामने, हमारे सामने तो हर रोजाना होता ही होता है, आपके सामने दुनिया के आगे बिल्कुल खुल के सामने आ जाता। तो ख्याल अब ये करना चाहिए, मेरी नज़र के अंदर ख्याल ये करें कि जो कोई अगर कोई एक आध गो के कहा जा रहा है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और इसमें कोई शक नहीं है, उस आवे को भी देखने की जरूरत है। तमाम के तमाम आवे को जरूर देखना चाहिए। मैं तो सबसे बड़ा दाई हूं इस चीज का कि देखना चाहिए। लेकिन अगर कोई कहीं पे बचा बैठा है तो उसको कैसे बचाया जा सकता है? वरना यहाँ पे तो हर एक चीज को पंजाब पुलिस बनाने का प्लान है, और इस तरीके से बनाने का प्लान है कि उसके तारीखी नज़ीरें मौजूद हैं कि किस तरीके से उनको करप्ट करने की कोशिश की जाती है। तो मेरा हाल है वो कहानी पे दुरुस्त है अपनी जगह। ठीक है, बड़ी अहम बात है, करप्शन को रोका जा सकता है या रोकना इतना ही नामुमकिन हो गया? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जैगम साहब और इफ्तिखार साहब की राय आपके सामने रहेगी।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। ज़ैगम साहब, जहां पुलिस को बिल्कुल टॉप पे रखा है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन की तरफ चले जाए और तीसरे नंबर अदलिया का आता है। माजी के मुतनाज़ अदालती फैसलों की भी बड़ी गूंज है। मुस्तकबिल के लिए अदालती इस्लाहात ज़्यादा बड़ा इशू नहीं बन जाना चाहिए अब यहाँ पर? देखिए, उस्ताद दामन ने कहा था कि अंग्रेज़ानो कट के भी मैं होया नहीं आज़ाद। अगर इसका सबसे बड़ा कहीं सबूत है तो वो हमारे निज़ाम अदल में है। पुलिस के बारे में जो आपने बताया, उसके साथ अदलिया के बारे में आपने बताया। 1861 का कानून है पुलिस का जो चल रहा है, और अदलिया का वही इंतज़ाम जो 19वीं सदी में अंग्रेज़ बना कर गया है, वही का वही चल रहा है। और मसला अफराद का नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि गुज़श्ता 20 साल में इन्हीं पुलिस के लोगों ने जो इतना कुछ बुरा सुनते हैं, इस कौम की खातिर इतनी शहादतें दी हैं, इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। ये कोई फ़ौजी नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रंट लाइन पर दहशत गर्दों से जिस तरह लड़े हैं और आज भी लड़ रहे हैं, उन पर भी उनको सलाम पेश करना ज़रूरी है। मसला तो उस निज़ाम का है ना, इदारे का है। मसला ये है कि इदारों को कितना मौसर बनाया गया है, इदारे कितने इफ़ेक्टिव हैं, निज़ाम इंसाफ कितना इफ़ेक्टिव है। और अगर अदारे मौसर नहीं होंगे तो फिर उनमें करप्शन होगी, फिर उनमें नाअहली होगी, फिर लोग मायूसी का शिकार होंगे। और ऐसा जानबूझ कर किया गया है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, कई ऐसे मुल्कों में जहां गैर मुल्की ताकतें हुकूमत छोड़कर गईं और जो नई अशराफिया थी वहां की, वो काले अंग्रेज़ बन बैठे या भूरे अंग्रेज़ बन बैठे, और उन्होंने वो तमाम ताकत उन इदारों के ज़रिए हासिल कर की जो इदारे अंग्रेज़ छोड़ कर गया था। पुलिस को वो फोर्स बना कर गया था, एक कांस्टेबलरी, कहते हैं कि आयरिश कांस्टेबलरी के मॉडल पर, कि ज़रा इन नेटिव्स को, ये जो मकामी है ना, इनको ज़रा सीधा रखो। अपने पास उसने पुलिस को सर्विस बनाया। सही। लेकिन वो तो चला गया ना जी। 75 साल में किसने रोका था कि आप उसको सर्विस ना बनाएं? हम जागे नहीं शायद 75 साल में। नीयत के नहीं जागे, नीयत का फतूर है, बिल्कुल कोई जागने का मसला नहीं है। निजाम की आप नीयत, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे जाके देखिए, देखिए पाकिस्तान पर हुकूमत करने वाली अशराफिया की नीयत, उसमें रियासती अशराफिया भी शामिल है और उसमें साथ साथ सियासी अशराफिया भी शामिल है। सियासी अशराफिया में देखिए MP और MNA का 70% काम क्या होता है, उसके पास जो लोग आते हैं वो क्या होते हैं कि जिसको पुलिस वाला पकड़ के गया होता है वो छुड़वाने के लिए उसके पास आता है, और जब छुड़वाता है तो उसको कहता है अगली दफा के पुत्र याद है तुझे छुड़वाया था, सही, अगली दफा भी मैंने ही छुड़वाना है, वोट दोगे या नहीं दोगे। तो पुलिस एक टूल बन गया है अशराफिया के हाथ में, पूरे माशरे को कंट्रोल करने का, नीचे के तबकों को कंट्रोल करने का। सबको पता है कैसे रिफॉर्म हो सकते हैं, कोई हिडन बात नहीं है। दुनिया में बेहतरीन पुलिसें मौजूद हैं, निज़ाम मौजूद है। ज़ैगम साहब, मगर दिखाई ये देता है हमें पता ही नहीं चल सका। इफ्तिखार साहब, मसला अफराद का नहीं निज़ाम का है, मगर निज़ाम तो अफराद ही बनाते हैं। अब किधर से पकड़ा जाए इस पूरे मामले को, जो सिमत नहीं दे रहा किसी भी तरफ? मैं पहले तो नुसरत ने जो कहा कि जो रिपोर्ट बनाने वाले हैं इनके बारे में परसेप्शंस लोगों की क्या है, ये भी इस पर भी तफसीली कभी डिबेट हो जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी ये तमाम मसाइल हैं, मेरे नज़दीक तो इन सब का हल है कि मुकामी हुकूमतों को ये तमाम अदारे ट्रांसफ़र किए जाएँ और मुकामी हुकूमतों को का क़याम किया जाए, तो ये मसाइल कम हो सकते हैं। और अगर फिर भी कम नहीं होंगे तो फिर अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। हाँ? अच्छा, मेरा एक सवाल था कि अफराद की वजह से मसला है, निज़ाम की वजह से है? निज़ाम अफराद के पर निज़ाम बनता है, अफराद निज़ाम बनाते हैं। निज़ाम कोई बना बनाई छपी छपाई किताब को आसमान से नीचे नहीं गिर पड़ती। यही लोग निज़ाम बनाते हैं, और इसीलिए मैं मुतालबा तो हम क्यों नहीं बना पाए? मैं इसीलिए मुतालबा कर रहा हूँ, जिस निज़ाम का मुतालबा मैं कर रहा हूँ उस निज़ाम में ये जो खराबियाँ आपने गिनाई, इनमें बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है। जब तक आप वो निज़ाम नहीं लाएंगे, सेंट्रलाइज इस तरीके की पावर रखेंगे, अख्तियारात रखेंगे, उन पुराने कवानीन पे चलेंगे, तो यही होगा। जो कुछ आप कह रहे हो, जो कुछ आप रो रहे हो, ये हमेशा ही रोते रहोगे। हमें हमारी मुकामी हुकूमतें हमको दे दो, हम बेहतरी के लिए आगे जाना चाहते हैं। दुरुस्त। नुसरत साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे चाहूँगी, जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं, ये निज़ाम हम बना क्यों नहीं पाए आज तक, क्या यही हल है?
इसलिए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है ना, हम बेअख्तियार लोग हैं। अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी सी एक बात की कि इंतखाब में इल्ज़ाम तो ये लग रहा है ना कि मैंने और आपने वोट देना है और तय कोई और कर रहा है कि कितनी सीटें कौन ले जाएगा। तो मेरे और आपके बस में है क्या बीबी, सिवाय इसके कि हम बोलें। तो ये जब हम भड़ास निकालते हैं तो उसमें भी आपने जो फिगर कोट किया है वो ये कहते हैं कि हमें सुनने वाले कहते हैं मुतासिब। और ये हमारा परसेप्शन किसने बनाया है? ये हमारा परसेप्शन बनवाया गया है जो 2011 से लिफाफा 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 लिफाफा। तो अब भुगतें, सारे भुगतें। तो अब हम में से कोई भी सोचने को तो तैयार ही नहीं है। और अगर थोड़े से भी हम सवालात उठाएंगे तो कहेंगे जी यार तो मुतस्सिब ने जी मिले हुए ने जी ये वो। तो वैसे भी वो चूँकि शायरी की अभी किया था उस्ताद दामन को, तो बीबी वही बात कर लेते हैं, पुरस्नू जे मैं आँखा चोर ते फायदा की, फिर जो करदा फिरन टकोर ते फायदा की। तो बेहतर यही है। ठीक बहुत है, बहुत 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 शुक्रिया नुसरत जावेद साहब, शहजाद चौधरी साहब, जैगम साहब, इफ्तिखार साहब। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।